ओके, सबसे पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। क्या होमवर्क था बोलो? इको के क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में क्या क्वेश्चन थे? हाँ, कौन से? कैलकुलेशन। हाँ, एक क्वेश्चन था ना, ठीक है। काम दो क्वेश्चन तो बोलो, टीपी मतलब क्या है? डोर प्लीज क्लोज करा। हाँ, टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्ट, टोटल आउटपुट प्रोड्यूस बाय और इनपुट। एवरेज प्रोडक्ट का मीनिंग बोलो एंड फार्मूला बोलो। इट इज प्रोडक्शन पर यूनिट ऑफ इनपुट। वेरी गुड। एपी का फॉर्मूला टीपी अपॉन क्वांटिटी ऑफ इनपुट, बराबर है। बाद में एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट मीन्स एडिशनल आउटपुट प्रोड्यूस बाय एडिशनल 1 यूनिट ऑफ फॉर्मूला। कितने फॉर्मूले हैं? फर्स्ट इज टीपी एट n माइनस टीपी एट n माइनस 1। सेकंड, चेंज इन टीपी अपॉन चेंज इन क्वांटिटी ऑफ। हाँ, ये वाला होमवर्क था, यू आर राइट। तो सेकंड लेवल को टीपी कितना है? सेकंड लेवल को टीपी कितना है? 33। परफेक्ट। ऐसे एक्सलेंट स्टूडेंट होने चाहिए। बेंच क्रमांक लास्ट, विद्यार्थी क्रमांक 2, स्टैंड अप। सेकंड लेवल को टीपी कितना है? 33। एक्सलेंट, आउटस्टैंडिंग। और कुछ नाम देने हैं क्या आपके फ्रेंड को? मुझे ऐसा लगता है कि सेकंड लेवल को 20 इज द टीपी। इनपुट 2, टीपी कितना? 20। अब इनपुट 3, टीपी एट लेवल 5, टीपी कितना? वेरी गुड, अब समझ में आ रहा है। अब सेकंड लेवल को टीपी बोलो। सेकंड लेवल का एपी कितना है? 10। हाउ टू कैलकुलेट एपी? टीपी अपॉन क्वांटिटी ऑफ इनपुट, क्वांटिटी ऑफ इनपुट। समझे नहीं समझे? हाँ, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। बैठो। यहाँ पे आएगा 10, यस नो? कंफ्यूजन है? बेंच क्रमांक लास्ट, विद्यार्थी क्रमांक 1+2, फर्स्ट एंड सेकंड बेंच पे आओ। इधर इधर। हाँ, चलो आगे। थर्ड लेवल 33 डिवाइडेड बाय 3 करो। कितना? 11। आगे 45 अपॉन 5 करो। 9। अब इसके बाद उन्होंने टीपी दिया है या एपी दिया है? एंड व्हाट दे वांट? एपी। डिवाइड करोगे इनटू 8 इंटू 8 करो 64। कंफ्यूजन? हाँ, अब यहाँ पे एपी भी नहीं है, टीपी भी नहीं है। व्हाट इज गिवन? अगर एमपी दिया है तो टीपी चाहिए। इन दैट केस हाउ टू कैलकुलेट? स्टेप नंबर 1, पहले हम यहाँ पे चेंज कैलकुलेट करेंगे। चेंज बोलो। 4 है एंड एमपी कितना दिया है? तो 4 इंटू 5 बोलो। 20 आया। 20 अब हम ऐड करेंगे लेस। हाँ,
तो यहाँ पे +20 बोलो 84 is TP at level 12. कंफ्यूजन ना बोले कल हमने आई थिंक ऐसे ही कैलकुलेट किया था। कंफ्यूजन है। अब एट लेवल 12 TP 84 है। AP बोलो कितना आएगा 7 आएगा। क्या हम अब सारे लेवल को MP कैलकुलेट कर सकते हैं? यस। एट लेवल 3 पहले हमें कैलकुलेट करना है। एट लेवल 3 चेंज इन इनपुट चेंज इन आउटपुट बोलो 13 डिवाइड बाय इज लेकिन 3 के सामने लिखना है 2 के नहीं। कहाँ पे? ओके धन्यवाद थैंक यू। अब डिफरेंस बोलो बोलो यहाँ पे डिफरेंस 12 डिवाइड बाय 2 2 कैंसिल इक्वल 1 बोलो तुम्ही कामातून गेले आहात। डिफरेंस बोलो डिफरेंस 19 डिवाइड बाय 3 लास्ट बेंच 2 स्टूडेंट्स स्टैंड अप। वेट अब आ गया हो 6 पॉइंट इधर आओ। बेंच क्रमांक 4 और 5 एक स्टूडेंट 4 पे एक 5 पे स्टैंड अप। लास्ट बेंच का क्रॉस ओनली जनरल बैच स्पेस है का क्रॉस है कैटेगरी स्टैंड अप क्विक बोर्ड साइंस आगे आना है आपको। ओके लास्ट 2 स्टैंड अप। जब तक आप आगे नहीं आते तब तक नेक्स्ट पॉइंट बैठो ऐसे। जितना टाइम वेस्ट होगा उतना पॉइंट स्किप। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट स्किप आगे। अब लास्ट रेंज जनवरी बैच अगर डिस्कशन किए तो पनिशमेंट। ओके नेक्स्ट पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ TP AP MP आई होप क्लियर। और एक छोटा सा एग्जांपल देना है क्या यहाँ पे? ओके ठीक है। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर लिखो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन प्लीज लिखो। लॉ ऑफ वेरिएबल proportion written law of variable proportion written everyone ठीक है। now I don't want a single disturbance for this point. Most important point है इस चैप्टर का इस यूनिट का। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आस्क 100% स्टूडेंट्स को 100% पॉइंट्स समझ में आने चाहिए कंपलसरी है। सपोज बाय मिस्टेक मैंने डाउट पूछा एंड आप बोले कि सर व्हाट इज दिस एंड हु आर यू 100% पनिशमेंट जितना अभी तक कंप्लीट किया यूको का
10 टाइम्स लिखना होगा। गेटिंग? बेंच नंबर 2 क्लियर? ओके, स्टार्ट करना है। आई रिपीट, 100% समझ में आना चाहिए, कंपल्सरी है। दैट्स वाई कंसंट्रेशन लेवल 100% चाहिए। ओके, अगर कुछ प्रॉब्लम है अभी वो लास्ट में कुछ प्रॉब्लम है कि आपको आगे आना है क्या? ओके, स्टार्ट करना है। हाँ ठीक है, चलो। फर्स्ट पॉइंट इज एज द नेम इंडिकेट्स लॉ ऑफ वेरिएबल। फर्स्ट वर्ड है इसमें वेरिएबल एंड बाद में है प्रोपोर्शन। फर्स्ट इज वेरिएबल, बाद में proportion. Okay, as already we have discussed, this law is applicable in short run. This law is applicable in short run. Short run मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसमें some factors are fixed, some factors are variable, some factors fixed, some factors variable. याद रखो ओके। स्पेसिफिक डेफिनेशन हमने देखा था, द टाइम पीरियड अप टू विच एटलीस्ट वन फैक्टर इज फिक्स, दैट इज नोन एज शॉर्ट रन। शॉर्ट रन क्लियर? जनरल मीनिंग है सम फैक्टर फिक्स, सम फैक्टर वेरिएबल। ओके, नाउ एग्जैक्टली वेरिएबल का मीनिंग क्या है एंड प्रोपोर्शन का मीनिंग, एंड दोनों कंबाइन किए तो वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों वर्ड यूज किया है यहाँ पे, ठीक है? तो एज वी आर इन शॉर्ट रन, यहाँ पे कुछ फैक्टर फिक्स होते हैं, कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। फॉर एग्जांपल सपोज हमने एक मशीन परचेस किया, हमारे पास कितने मशीन है? 1, एंड इसके साथ हमने लेबर हायर किए। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मशीन भी है, लेबर भी है। अब दोनों में से कौन सा फैक्टर फिक्स है एंड कौन सा फैक्टर वेरिएबल है इन अ शॉर्ट टर्म? टेल मी। मशीन इज फिक्स, लेबर वेरिएबल, सम फैक्टर फिक्स, सम फैक्टर वेरिएबल, दिस इज शॉर्ट टर्म। या तो क्लियर? वेरिएबल मतलब हम क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं, एक तो इंक्रीज नहीं तो डिक्रीज। ओके, फिक्स मतलब नो इंक्रीज नो डिक्रीज, कांस्टेंट है। अब एक मशीन है, मशीन इज अ फिक्स फैक्टर, लेकिन लेबर वेरिएबल फैक्टर है। दैट्स वाई मशीन मैं चेंज नहीं कर सकता, आई कांट चेंज द क्वांटिटी ऑफ मशीन। रीजन बोलो? फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इन शॉर्ट। लेबर कैन आई चेंज? फॉर एग्जाम्पल पहले एक लेबर था, बाद में 2, 3, 4। कैन आई कैलकुलेट द रेशो? बोलो 1:1:2, 1:2, 1:2, 1:2। ये हमने जो कैलकुलेट किया, क्या मैं इसे रेशो बोल सकता हूँ? रेशो हम यहाँ पे इसे प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, बराबर है। अब जो रेशियो है, जो प्रोपोर्शन है, वो 1:1, 1:2, 1:3 सेम है, कांस्टेंट है या चेंज हुआ? चेंज हुआ। प्रोपोर्शन चेंज, प्रोपोर्शन चेंज, एंड जो चेंज होता है उसे हम वेरिएबल बोलते हैं। यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या हुआ? चेंज। दैट्स वाई द नेम गिवन टू द लॉ इज वेरिएबल प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन कैसा होना चाहिए? वेरिएबल होना चाहिए। प्रोपोर्शन वेरिएबल होना चाहिए, मतलब चेंज होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 1:1 फर्स्ट रेशो, 1:2 सेकंड, 1:3 थर्ड, सेम है या चेंज है? चेंज। दैट्स वाई दिस रेशियो प्रोपोर्शन इज नोन एज वेरिएबल प्रोपोर्शन। ऐसे केसेस में ही दिस law is applicable. Getting? Suppose one small change in this case.
अगर यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 होता तो रेशो बोलो 1:1, 2:2, 3:3 चेंज हुआ नहीं। 1:1 इज द सेम प्रोपोर्शन। अगर प्रोपोर्शन सेम है तो ऐसे केसेस में लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। लॉ इज नॉट एप्लीकेबल। क्या प्रैक्टिकली ऐसे केसेस है जहाँ पे प्रोपोर्शन सेम होना चाहिए? अगर 1 है तो बाद में 2 हुआ तो 2 ही होना चाहिए, 3 हुआ तो 3 ही होना चाहिए। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? नहीं है, ऐसा हमें लगता है प्राइमा फेसिया। बट प्रैक्टिकली टू मेनी एग्जाम्पल्स, सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस आर देयर जहाँ पे रेशो शुड रिमेन फिक्स। जैसे टीचिंग हॉल एंड नंबर ऑफ टीचर। क्या एक हॉल में 2 टीचर पॉसिबल? कुछ भी पॉसिबल है सर। आप खाली स्टार्ट करो, हम आपके साथ है। इधर आप मैथ पढ़ाओ, साके सर अकाउंट, दादा सर अकाउंट इज इक्वल टू परफेक्ट। पॉसिबल है क्या? नहीं। 1 हॉल 1 टीचर तो 2 हॉल्स कितने टीचर? 2 टीचर। 3 हॉल्स रेशो 1:1। प्रैक्टिकली पॉसिबल? यस। एग्जाम्पल क्रमांक 2। सपोज हमें 4 व्हीलर ड्राइव करना है। 1 व्हीकल के लिए कितने ड्राइवर? ऐसे 2 व्हीकल है, 3 है, 4 है, रेशो 1:1। टू मेनी सिचुएशंस आर देयर जहाँ पे प्रोपोर्शन फिक्स होना चाहिए। लेकिन ऐसे केसेस में दिस लॉ इज reason this law is applicable if proportion is variable, because perfect reason is we are in shorter। शॉर्टर मतलब ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कुछ फैक्टर्स फिक्स होने। इसमें दोनों फैक्टर क्या किए मैंने? चेंज किए या दोनों कांस्टेंट है? बोलो। फैक्टर बोला मैंने, रेशियो नहीं बोला। मशीन इंक्रीज किया डिक्रीज, एंड लेबर भी, मतलब दोनों फैक्टर क्या किए? चेंज किए। शॉर्ट टर्म में पॉसिबल है क्या? नहीं। शॉर्ट टर्म में क्या पॉसिबल है? वी कैन चेंज ओनली 1 फैक्टर, मतलब वेरिएबल जितने हैं वो चेंज कर सकते हैं। जितने वेरिएबल है चेंज कर सकते हैं, एंड जितने फिक्स है वी हैव टू कीप कांस्टेंट। कंफ्यूजन? तो मशीन, बिल्डिंग कैसे फैक्टर है? फिक्स। हम चेंज दैट्स वाई अगर एक मशीन है तो एक ही आएगा, आगे चेंज होगा तो ऑटोमेटिकली रेशो चेंज होगा, प्रोपोर्शन चेंज होगा, प्रोपोर्शन वेरिएबल होगा, दैट इज वेरिएबल प्रोपोर्शन होगा। कंफ्यूजन? बाय नॉट फिक्स प्रोपोर्शन गेटिंग कहाँ पे हम? लॉन्ग रन या शॉर्ट रन? इन शॉर्ट रन सम फैक्टर, कम से कम एक फैक्टर फिक्स होना एंड सामने वाला अगर वेरिएबल है तो रेशियो विल चेंज। अप टू दिस योर डाउट 100% क्लियर होना चाहिए। आई रिपीट, कंपल्सरी है। गेटिंग? नेक्स्ट तो बोलो, व्हाट इज नेम ऑफ द लॉ? अभी तक हमने लॉ स्टार्ट नहीं किया, ओनली नेम एक्सप्लेनेशन है ये। वेरिएबल प्रोपोर्शन। वेरिएबल प्रोपोर्शन मतलब रेशो प्रोपोर्शन चेंज होना चाहिए। ऐसे केसेस में दिस लॉ इज एप्लीकेबल। एज दिस लॉ इज एप्लीकेबल इन शॉर्ट रन, some factors are fixed, some factors are variable. That's why ratio automatically changes and proportion will be variable. That's why the name given is law of variable proportion. Confusion? आगे जाना है? हाँ बोलो। फर्स्ट पॉइंट
डिफरेंट नेम्स। कौन से? लॉ ऑफ, लॉ ऑफ कैसा इनपुट? मतलब जो चेंज होता है ऐसा इनपुट। ओके, तो हाउ मेनी नेम्स आर देयर? फर्स्ट वाला हो गया क्या? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। सेकंड, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। थर्ड, लॉ ऑफ रिटर्न टू वेरिएबल इनपुट। अब तो दिस एनी डाउट? हाँ, सेकंड पॉइंट क्या है? एप्लीकेबिलिटी, एप्लीकेबल इन शॉर्ट। या तो ओके, ये 2 पॉइंट लिखने हैं, यस नो? लिखो फास्ट। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन अच्छे से लिखो, आराम से लिखो, 100% क्लियर होना चाहिए। Law of variable proportion, different names, law of diminishing return or law of return to variable input. Second point लिखिए, applicability, applicable in short run, applicable in short run. समझे नहीं समझे? First 2 points written. First 2 points written. Everyone. Now third point is statement of the law. Third point is please read the statement. If we increase marginal product eventually, इसका मतलब है कितने इनपुट हमें इंक्रीज करने हैं, एंड ऑल अदर इनपुट रिमेनिंग कांस्टेंट। ओके, अगर कुछ फैक्टर कांस्टेंट है, फिक्स से कुछ चेंज होते हैं, तो इसे हम शॉर्ट टर्म बोलते हैं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो हम शॉर्ट टर्म में ही है। लेकिन एज पर द लॉ, हाउ मेनी इनपुट वी हैव टू चेंज? ए, एंड अदर रिमेनिंग कांस्टेंट। सपोज बिल्डिंग, मशीन, रॉ मटेरियल, etc सारे कांस्टेंट, ओनली लेबर विल चेंज, ओनली लेबर विल चेंज। अगर ऐसा है तो क्या होगा? मार्जिनल प्रोडक्ट इवेंचुअली इंक्रीज, डिक्लाइंस। और यहाँ पे 2 वर्ड्स है, डिक्लाइंस मतलब डिक्रीज होगा, एंड उसके पहले वेरी इंपॉर्टेंट क्या है? इवेंचुअली। इवेंचुअली का मतलब आफ्टर सर्टन लेवल, आफ्टर सर्टन लेवल और आफ्टर सम टाइम। ओके, रिपीट। फर्स्ट पॉइंट क्या है? इफ वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ वन इनपुट, क्या करना है? अदर इनपुट फिक्स, देन व्हाट विल हैपन? मार्जिनल प्रोडक्ट इवेंचुअली, इवेंचुअली का मतलब आफ्टर सर्टन लेवल, ये डिक्रीज होगा। इसका मतलब उस पॉइंट तक पहले वो इंक्रीज होगा, बाद में डिक्रीज। आफ्टर सर्टन लेवल कम होने वाला है, इसका मतलब पहले इंक्रीज एंड उस लेवल के बाद डिक्रीज। या तो ओके, ठीक है। प्रैक्टिकली ऐसा होता है क्या? लेकिन बोलो, इसका मतलब ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट एंड वन फैक्टर, बोलो, चेंज। अगर ऐसा हुआ तो
First MP increases up to certain level and then MP decreases. In short, दिखाई दे रहा है? क्लियर? इवेंचुअली का मीनिंग क्लियर? हाँ, अब इसका छोटा सा एग्जाम्पल के लिए कुछ तो मुझे ड्रॉ करना होगा। अगर आपके पास थोड़ा भी इमेजिनेशन पावर बचा है तो आपकी दिमाग की बत्तियाँ बुझाओ। वेरी गुड। हाँ, व्हाट इज दिस बोलो। परफेक्ट। क्या है? खूब खूब धन्यवाद। चीकी नहीं है, पंची भी नहीं है। बोलो क्या है? हाँ, वेरी गुड। आता काही स्टुडंटला थोडंसं इथं समजायला। This is land. These are labor. ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? वेल। वाटर कहाँ पे होता है? हाँ, वेरी गुड। पॉट में नहीं होता जी। हाँ, वेल में। ठीक है, अच्छी बात है। इन मराठी वीरा है। कुआ है। ठीक है, पानी है उसमें। हाँ, रिलैक्स। टूल एग्जाम्पल क्यों दिया एंड ए लॉ कैसे एप्लीकेबल होता है विद इन 2 मिनट्स वी गेट। ओके, जितना भी मैंने ड्रॉ किया है ऑल अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट। अब चेंज नहीं होगा। सपोज लैंड इज 2 acres गिवन एंड कांस्टेंट, फ्री लेबर्स गिवन कांस्टेंट, वाटर लेवल गिवन कांस्टेंट, all other thing being constant. Only one factor will change. One factor will change, and that factor is fertilizer. फर्टिलाइजर केमिकल्स कुछ पता है क्या आपको? यस, पता है। 1 लीटर का वाटर है केमिकल का जो एग्रीकल्चर में फार्मर यूज करते हैं। फर्स्ट ईयर को उन्होंने यूज किया विदाउट फर्टिलाइजर। सपोज प्रोडक्शन था, प्लीज ध्यान से सुनो, 30 बैग्स विदाउट फर्टिलाइजर। नेक्स्ट ईयर फार्मर ने फर्टिलाइजर यूज किया 1 लीटर, तो 35 बैग्स प्रोडक्शन हुआ। इंक्रीज या डिक्रीज? अब फार्मर को लगा एक जादू है। दिस इज जादू। फर्टिलाइजर यूज करो, प्रोडक्शन इंक्रीज करो। अब उसने नेक्स्ट ईयर 2 लीटर फर्टिलाइजर केमिकल यूज किया, 40 बैग प्रोडक्शन हुआ। फार्मर अगेन खुश, बहुत खुश हुआ। अब उसने डिसाइड किया अब टेंशन लेने का नहीं। 10 लीटर्स ऑफ केमिकल उसने यूज किया और अदर थिंग भी कांस्टेंट। 1 लीटर, 2 लीटर, 3, 4, 5, 6, 7। तो एंड में मुझे बोलो क्या होगा क्रॉप का?
मतलब क्या? जल जाएगा। यस नो? तो इसका मतलब है अगर सारे फैक्टर फिक्स है, एक फैक्टर हम इंक्रीज करते हैं तो आफ्टर सर्टन लेवल हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज, इट विल, the law of variable proportion initially was applicable in agriculture sector only. Nowadays it is applicable for industrial sector also, manufacturing. I think example clear. अगर नहीं क्लियर तो अपने फार्म में जाओ, एक साथ 10 लीटर केमिकल यूज करो, क्रॉप का क्या होगा देखो। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है। मिस्टर स्वराज एंड कंपनी, सॉरी मिस्टर चिराग एंड कंपनी, तो लिखो स्टेटमेंट। नन ऑफ दिस क्या है? ऑप्शन दे दिया मैंने, नन ऑफ दिस। इफ वी इंक्रीज, लिखना ये, if we increase quantity of one input with other fixed input, ऐसा करो, with other fixed input। हाँ सॉरी, आपको डिस्टर्ब हुआ इसलिए क्षमस्व, एक्सट्रीमली सॉरी। If we increase the quantity of one input with other fixed input, marginal product eventually declines। marginal product eventually, समझे नहीं समझे? बेंच क्रमांक क्लास विद्यार्थी क्रमांक 1+2 खत्म। समझ में आया? लास्ट पॉइंट लिखो, एजम्पशन। हेडिंग लिखना है हमें, ऑल हेडिंग, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में जब हम स्टार्ट करेंगे यू शुड नो एग्जैक्टली हम कहाँ तक आए थे। मैंने नेक्स्ट पॉइंट लास्ट टाइम पूछा तो आप बोलते ना नेक्स्ट टाइम लास्ट टाइम, तो नेक्स्ट पॉइंट तो एजम्पशन बोलने का। मिस्टर चिराग, ओके ठीक है।